हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे कि हम कर रहे थे मॉडल पेपर। मॉडल पेपर में हमने 2 मॉडल पेपर अपलोड कर दिया था। आज का तीसरा मॉडल पेपर है जिसका 50 प्रश्न हम थोड़ी सी पारिवारिक गतिविधियों के कारण हम वो 100 प्रश्न नहीं करवा पाए थे, तो वही 51 नंबर के प्रश्न से आज हम करवाएंगे। ये तीसरा मॉडल पेपर है, आप याद रखिएगा। 2 मॉडल पेपर हम दे दिए 100 प्रश्न का। नेक्स्ट आप आज का पहला प्रश्न देखेंगे और पहले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्र पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। पूछा जा रहा है, अंधेरे में कविता के लिए उपयुक्त कथन किसका है? नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह। 51 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा, आंसर होगा डी, शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है 52 नंबर का। यहाँ पे आपको बताना है, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? तो शिव शंभू के चिट्ठे, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, कुटच और कहाँ है द्वारका। यही सीरियल से दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको बताना है अनुक्रम से कौन सा प्रकाशन वर्ष कैसा है। तो शिव शंभू के चिट्ठे चैनल पे पूरा अपलोड है, अगर समय निकाल के आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। 1903 से 1905 तक, ठीक है। ये हो जाएगा शिव शंभू के चिट्ठे। और कला तथा अन्य निबंध, यह जयशंकर प्रसाद का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी है। अब आप देखेंगे कुटच का 1964 ईस्वी है, सबको पता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आज का तीसरा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कथन है, विचित्र जीवन था, इनके घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। अब आप पूछा जा रहा है कथन किस कहानी से लिया गया है? पंच परमेश्वर, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, कफन। 53 नंबर के प्रश्न का आप आंसर देंगे तो यह है डी ऑप्शन, कफन का यह कथन है। और कहानी पूरा चैनल पे अपलोड है, समय निकाल के पढ़िएगा। कहानियाँ तो पूरी पढ़ लीजिए आप सभी, क्योंकि हर बार प्रश्न यहाँ से रिपीट होते रहते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट 54 नंबर का प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस क्रम पर आता है? तो देख रहे हैं ऐसे ऐसे भी प्रश्न, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में 2021 में यूपी असिस्टेंट में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप याद रखेंगे। 54 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा आप सभी। तो ये रहा आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और पूरा कामायनी में 15 अंक है। 1936 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। इसमें 15 सर्ग हैं, मैंने बता दिया। अब आप बता रहे हैं कामायनी में, तो ये श्रद्धा और मनु, ईड़ा, इन सब के बारे में मनुष्य जात की जो अंतर्द्वंद है, और जहाँ से मनुष्य का विकास शुरू हुआ है, वहाँ से लेके आनंद स्वर तक इसमें जयशंकर प्रसाद ने मनुष्य की हर एक आप समझने का साइकोलॉजिकल दृष्टि से देखेंगे तो एक व्यक्ति का कैसे कैसे बदलता है, ये मानवता कैसे कैसे व्यक्ति को परेशान करती है जीवन में, सारी चीज़ इस कामायनी के अंतर्गत जो है जयशंकर प्रसाद ने रख दिया है। और बहुत कुछ सीखेंगे कामायनी से। कामायनी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए देती है। तो 54 नंबर के प्रश्न का आप सभी आंसर दीजिएगा। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये सी ऑप्शन होगा, तृतीय, क्योंकि सबसे पहले चिंता आता है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। इसके बाद देखेंगे कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, और लास्ट में आनंद आ जाता है। हो सकता है क्रम हम पूरा नहीं बता पाए हों, लेकिन आप याद रखिएगा, है ना। जल्दबाजी में कभी कभी काकरो छूट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? विषाद मठ, अमृतलाल नागर, विश्वबाहु, परशुराम चतुर्सेन शास्त्री, अंतिम अरड़, निर्मल वर्मा, मैया दास की माड़ी, मोहन राकेश। अब आपसे पूछा जा रहा है संगत, तो पढ़ के ही इस प्रश्न का आप आंसर बहुत अच्छे से जान गए होंगे। अंतिम अरड़ निर्मल का नहीं है, ठीक है, नीलबर वर्मा का यहाँ पे पूछा जा रहा है। आप 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, इन्हीं का है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है पूछा जा रहा है? तो ये तीसरा संगत है। अंतिम अरण किसका है? तो निर्मल वर्मा का। मैया देश की माड़ी आप सबको पता है किसका है, और ये भी विषाद मठ इनका नहीं है, तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 56 नंबर का, चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा किसने कहा? ठीक है, ये बताना है। रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिव सिंह सेंगर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 56 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे, तो ये कहें शिव सिंह सेंगर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 57 नंबर का, ये रहा आप सभी के समक्ष। निम्नलिखित रचना
रचनाकारों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। तो आप जो है कि बताएंगे रचनाकारों का, आप कार्यक्रम बताएंगे जन्म हिसाब से। तो सब आप, ये तो बहुत इजी प्रश्न है, 57 नंबर के, कोई भी हिंदी का विद्यार्थी बहुत अच्छे से बताएगा। सबसे पहले नागार्जुन आएंगे, इसके बाद रामविलास शर्मा आएंगे, इसके बाद शिव मंगल सिंह सुमन, फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक अभिकथन है, एक कारण है। अभिकथन है, कथन क्या कह रहा है, ज्ञान गर्भ फेटेंसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। फेटेंसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौड़ और प्रच्छन्न होता है। अब आपको बताना है कौन सा सही है। ए आर दोनों सही है और ए और आर दोनों असत्य है। आर ए सत्य है, आर असत्य है, और असत्य ए असत्य है, आर सत्य है। आपको 58 नंबर के प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। फटेंसी के लिए मुक्तिबोध जाने जाते हैं, आप सभी को पता है। चलिए, ये रहा आपकी समझ 69 नंबर का प्रश्न। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। भस्मावृत, चिंगारी, यशपाल, एक अदद औरत, ममता कालिया, बंद गली का आखिरी मकान, शेखर जोशी, कर्मनाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह। अब आपको बताना है सुमेलित नहीं है, ठीक है। 59 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो बंद गली शेखर जोशी का नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी भस्मावृत इनका है, और एक अदद औरत ममता कालिया का है। ये अभी हाल में यह प्रश्न पूछा गया है, आप देखे होंगे EMRS PGT में, ठीक है। कर्मनाशा की हार 3 ऑप्शन में दिया था कि कौन निर्मल वर्मा की कहानी नहीं है, तो ये कर्मनाशा की हार नहीं है। अगला प्रश्न है आप सभी के समझ 60 नंबर का। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझ रहे हैं आप, न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। उपर्युक्त कथन किस उपन्यास से लिया गया है। तो जब आप गोदान पढ़ेंगे ना, पूरा गोदान आप पढ़िएगा, जहाँ पे मालती और मेहता का कथन आता है, वहीं पे। और जब जो है कि जब गोविंदी के यहाँ जो है कि यहाँ पे देखेंगे, जब कार्यक्रम लगता है और प्रोफेसर साहब को बुलाया जाता है महिला पे विशेष बोलने के लिए, तो वहीं पे ये बात वो कहते हैं। और गोदान से लिया गया है, और मुंशी प्रेमचंद का यहाँ उपन्यास है, और कथन किसका है, तो मेहता का कथन है। आप इतना याद रखिएगा। समझ रहे, ए ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न बहुत घुमाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के समझ है 61 नंबर का। किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना जाता है। लोकानुभूति, प्रणयानुभूति, स्वानुभूति, आनंदानुभूति। अभी तक तो बार बार पूछा जाता है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा छायावाद के बारे में। तो आप बहुत अच्छे से नगेंद्र जी को बता ले रहे थे। अब आप बताइए 61 नंबर के प्रश्न का उत्तर, तो स्वानुभूति को। समझ रहे हैं आप। चलिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया हुआ है 62 नंबर का। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। प्लेटो को पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आधार माना जाता है। अरस्तु का ग्रंथ पेरिपोएटिकेस 26 अध्यायों में बटा है। अरस्तु की कृति वसीयतनामा को दास प्रथा की मुक्ति करने का घोषणा पत्र माना जाता है। पेरिपोएटिकेस में 12 अध्याय और 20 को बाद में जोड़ा गया है। 12 को यानी और 20 को बाद में जोड़ा गया है। ये प्रश्न है 62 नंबर का। तो आप याद रखेंगे कि ए ऑप्शन, बाकी तीनों सही हैं। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, वसीयतनामा को दास प्रथा से मुक्ति। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, जो असंगत है, बाकी सभी संगत है। चलिए, 63 नंबर का प्रश्न आपके समझ ये रहा। अब आप बताएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके दोहों को प्रेमचंद और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। अच्छा प्रश्न है। चलिए, ये भी एक अच्छे आलोचक रहे हैं। 63 नंबर के प्रश्न का आप आंसर देंगे। किसको माना है इन्होंने, विद्यापति, कल्लोल कवि, वर्ण रत्नाकर, दामोदर शर्मा। तो कल्लोल कवि को, किसको, कल्लोल कवि को। 63 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए, आप नोट कर लीजिएगा। ये रहा आपके समझ 64 नंबर का प्रश्न है। अब आप बताएं, शुक्ल जी के अनुसार रूप विधान के कौन से प्रकार होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप विधान, प्रत्यक्ष रूप विधान,
स्मूर्त रूप रूप विधान, कल्पित रूप विधान। यहाँ पे आप बताने का प्रयास करेंगे क्या होगा, तो याद रखेंगे रूप विधान के कौन से प्रकार होते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो प्रत्यक्ष रूप विधान होता है, स्मृत रूप विधान होता है, कल्पित होता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अप्रत्यक्ष रूप विधान नहीं होता है, प्रत्यक्ष होता है, कल्पित होता है, स्मृत होता है। क्योंकि जो आप कल्पना करते हैं, प्रत्यक्ष जो आप देख लेते हैं, और स्मृत जो कभी आप देखे हुए होते हैं। तो इतना आप याद रखेंगे, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर का, मिलान वाला प्रश्न है, आपको यहाँ पे मिला देना है। 65 नंबर के प्रश्न में आपको मिलाना है निम्नलिखित ग्रंथों के को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कर दीजिए। सुदामा चरित सबको पता है, नरोत्तम दास का है, तो यहाँ पे बी में चौथा। तो ये देख रहे हैं आप, यही आपका प्रश्न सही हो गया, सी ऑप्शन आपका सही हो गया 65 नंबर की। अगर एक भी रचना इसमें आती है तो आप बहुत अच्छे से मिला ले जाएंगे। और ये देखेंगे माधवनल कामकंदला आलम जी का है, और हिम तरंगड़ी किसका है, तो कृपाराम का है। किसका है बताइएगा सभी लोग, तो हिम तरंगिणी ए ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये कृपाराम का मिल गया आपका सभी का। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे 66 नंबर का। यहाँ पे आप याद ध्यान से देखिएगा तो रस से प्रश्न पूछा जा रहा है। रस ध्वनि में श्रृंगार आदि रसों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी काव्य तत्व शामिल है। भाव, भावोदय, भाव सबल, रस, भाव शांति। तो इसमें से कौन कौन से शामिल हैं, तो 66 नंबर के प्रश्न को आप बहुत थोड़ा गौर से देखिए, तब ये नया प्रश्न हो सकता है आपके लिए हो, तो ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देके प्रश्न का आंसर देना है, धैर्य धारण करके, है ना, जिसको धैर्य धारण करते हैं। चलिए यहाँ पे आप याद रखेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, पहला होगा, दूसरा होगा, ठीक है, ये चौथा हो जाएगा, तीसरा भाव सबल नहीं होता है। अब आप देखेंगे रस हो जाएगा, रस के बाद आप देख पा रहे हैं तो ये भाव शांति हो गई, इसके बाद ये रसाभास। तो आपका सी ऑप्शन सही हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 67 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक है, तो बताएंगे आप कौन से हैं। तो सबको पता है यहाँ से एक प्रश्न तय होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नामोर सिंह है, और शिवदान सिंह चौहान है, इसके बाद रामविलास शर्मा। आपका बी ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है, 68 नंबर का आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पात्र आषाढ़ का एक दिन नाटक के हैं। तो ये देख पा रहे हैं आप, मल्लिका भी है, मातुल भी है, रंगिणी और संगिनी। दो ना 68 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये आपका डी ऑप्शन आपका सही हुआ। कौन सा ऑप्शन, डी, मल्लिका, मातुल और रंगिणी। रंगिनी श्रृंगिनी दो आते हैं यहाँ पे पात्र। अब रहा आपका, अब यहाँ पे आप देखिए 68 नंबर का प्रश्न, आप देखेंगे 69 नंबर का प्रश्न। 69 नंबर का प्रश्न है अभिकथन और कारण। उसने कहा था कहानी के भीतर प्रेम भी उसने कहा था कहानी के भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं। तो ये आप देख रहे हैं, जब शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे एग्जैक्ट ऐसे ही शुक्ल जी अपने जो है कि निबंध में लिखे हैं, उसने कहा था कहानी के बारे में। अब आपको बताना है उसने कहा था कहानी किसकी है, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ है। तो प्रकाशन वर्ष कब हुआ है, 1915 ईस्वी। अब आपको बताना है उसने कहा था कहानी किसकी है, तो यह कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 3 कहानियां हैं, उसने कहा था बुद्धू का कांटा, ठीक है। आप देखेंगे आप 70 नंबर का प्रश्न, यहाँ पे 70 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे तो आलोचना को कला की सजगता किसने कहा। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। आप देखेंगे मिडिलेटर मेरे वार्ड, हर्बर्ट रीड और नार्मन फोरस्ट, ठीक है, फोस्टर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन लोग का नाम भी कुछ अजीब ढंग का है, तो लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो ये है मिडिल टन मेरे, ए ऑप्शन आपके सही हुए। कला की सजगता किसने कहा आलोचना को, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न 71 नंबर का है, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। कथन किसका है, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलाल वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल 71 में बी ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट रहा आपके समक्ष
72 नंबर का प्रश्न। अब यहाँ पे मिलान करना है, एक प्रश्न यहाँ से भी तय होता है, तो जो भी लेखक जहाँ जहाँ के हैं थोड़ा सा आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बताइए, प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। चलिए अब आपको बताना है कि रूपवाद कहाँ के थे, मतलब रूपवाद कहाँ से आया है, रूस से। कहाँ से? ऐसे याद करो, रू से रूप, रू से रूस। अब आपको बताना है कि अस्तित्ववाद कहाँ से है, तो जर्मनी से है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सी में पहला और डी में चौथा। अब आपको बताना है नई आलोचना। नई आलोचना कहाँ से है, तो यह इंग्लैंड से है, 3 नंबर। प्रतीकवाद कहाँ से है, तो फ्रांस से है, 2। तो 2 3 1 4 जो आपको पहले आता हो आप उसी को लगाइएगा। तो 2 3 2 3 1 4 ये देख पा रहे हैं आप, आपका डी आंसर सही हुआ। डी आंसर आपका सही हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे 73 नंबर का। यहाँ पे आपको बताना है असंगत का चयन करना है, संगत का नहीं असंगत का। पलटू बाबू रोड इन्हीं का है। मृगांतर, अब दिलो दानिश और रात का रिपोर्टर। आप बताइए 73 नंबर के प्रश्न का आप सभी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है असंगत कौन सा है, तो सी है। दिलो दानिश किसका है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। बाकी रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा का है। मृगांतर गंगा प्रसाद विमल का है। पलटू बाबू रोड भरीश्वर नाथ रेणु का है, रिपोर्टाज। आप देखेंगे आप 74 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है। आर्स पोएतिका किसकी रचना है, प्लेटो, अरस्तु, होरेस, लोजाइनस। 74 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे होरेस का है आर्स पोएतिका। ठीक है, आप जल्दी में आप मार सकते हैं प्लेटो, इसलिए ऑप्शन में पहले रखा हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए। 75 नंबर का प्रश्न है हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है नैषधि चरितम चर्चा, विक्रमांक देवचरित चर्चा, देवबड़े की बिहारी बड़े, हिंदी आलोचना की कालिदास। आपको 75 नंबर के प्रश्न का आंसर देना है। तो हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है हिंदी कालिदास की आलोचना, डी ऑप्शन आपका सही हुआ। अब 76 नंबर का प्रश्न है, आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है। तो झूठ, यशपाल का नाटक उपन्यास है झूठा सच, 2 भागों में है। ठीक है, उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण है, इसमें झूठ को सच के रूप में दिखाया गया है। इसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत है। इसमें मनुष्यता को हराते हुए दिखाया गया है। इसमें रचनाकार कुछ भी अपनी ओर से नहीं कहता है। अब आपको बताना है कि क्यों यशपाल का झूठा सच उपन्यास जो देश विभाजन पे है ना। 76 नंबर के प्रश्न का चलो सभी लोग आंसर दे दो। तो बी ऑप्शन सही हुआ। इसमें भारत विभाजन की संवेदना का यथार्थ प्रस्तुत है। यहाँ पे है आपका 77 नंबर का प्रश्न है आपके समक्ष दशावतार चरित किसकी रचना है, धनंजय, क्षेमेंद्र, भोजराज, भानुदत्त। चलिए सभी लोग बताएंगे किसकी रचना है, तो यह क्षेमेंद्र की रचना है, बी ऑप्शन सही हुआ। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। फाटक दय कर हाटक मांगत भौरे निपट सुधारी। उक्त पंक्ति में फाटक हाटक का क्या अर्थ है, तो याद रखेंगे जो पहला शब्द आएगा उसी को पकड़िएगा। फाटक का मतलब क्या होता है, हाटक का मतलब क्या होता है। चलो सभी लोग बताओ फटाफट। तो ये रहा आपके समझ बताएंगे। तो फाटक और हाटक, तो देखे होंगे आप जो सूरदास की रचना पढ़ते हैं ना, तो गोपिकाएं कहती हैं, वही यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आप इसका अर्थ बताना है आपको। फाटक और हाटक का अर्थ क्या है, तो पहला फाटक महत्वहीन जो बंद किया जाता है, हाटक सोना। समझ रहे हैं आप। अब आपको बताना है, ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारतेंदु की रचना नहीं है प्रेम मालिका, मुँह दिखावनी, वर्षा बिंदु, प्रात स्मरण। तो 79 नंबर के प्रश्न का आंसर देंगे नहीं है, तो प्रेम मल्लिका इनकी रचना नहीं है। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, कूट भी दिया हुआ है ना। तो प्रेम मल्लिका, मुँह दिखावनी, वर्षा बिंदु और प्रातः स्मरण। 79 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, तो ये वर्षा विनोद ए नहीं है। बाकी ये तीनों रचनाएं उन्हीं की, मैं गलती से प्रेम मल्लिका पे मार दी थी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।
ए ऑप्शन आपका सही हुआ। केवल तीसरा जो है वह भारतेंदु की रचना नहीं है। अब ये रहा आपके समक्ष 80 नंबर का प्रश्न। अब आप बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए बताइए सभी लोग यहाँ पे 80 नंबर के प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, याद रखेंगे। रिपोर्टाज आंखों देखी कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं। ठीक है, याद रखेंगे। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ ही भाव प्रवणता भी रहती है। रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए। अब नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है, अब आप याद रखेंगे, यही आपका आंसर होगा। रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए। जो सच्चाई है, जो आप देखे हैं वही दिखाइए। जब आप देखते हैं ना, एंकर जाता है फील्ड में, वहाँ से गांव के लोगों से, समाज के लोगों से बातें करता है, तो ठीक है, तो ये रिपोर्टाज आंखों देखी कानों सुनी घटना पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं, बिल्कुल सही है। रिपोर्टाज लेखन में पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभाता है, वो भी सही है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ ही प्रभाव प्रवणता भी रहती है, क्योंकि उस न्यूज का प्रभाव तो होना चाहिए, है ना। चलिए, आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 81 नंबर का, याद रखिएगा। ये रहा आदर्शवाद का विषय जहाँ आकाश है वहीं यथार्थ का विषय पथरीली धरती है, लघुता है। उपर्युक्त विचार किसका है, बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो 81 नंबर में याद रखेंगे यह विचार किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का है। सी ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप सभी के समक्ष 82 नंबर का। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, विजय देव नारायण शाही। चारों आलोचक बहुत अच्छे से यहाँ पे देख रहे हैं, रखे गए हैं। आप जल्दी से जल्दी गलती करें, यही पूछा जा रहा है। जब रस सिद्धांत की बात आएगी तो यह रचना डॉक्टर नगेंद्र की होगी। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे आप 83 नंबर का। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाण भट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में बाण भट्ट की आत्मकथा लगी हुई है इस दृष्टि से, और आपने पढ़ा भी होगा, और आप यूजीसी नेट में तैयारी कर रहे हैं तो भी इस उपन्यास को आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए, इसका आंसर दीजिएगा 83 नंबर के प्रश्न का। तो यह है महामाया भैरवी का कथन। क्या कहती हैं भैरवी जी? स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 84 नंबर का, मज़ेदार प्रश्न है, ध्यान दीजिए। पारसी नाटकों के विरोध में स्वयं भारतेंदु और उनके सहकर्मी ने बहुत कुछ लिखा है, पर उनके लटकों को उन्होंने स्वीकार भी किया है। नेक्स्ट देखेंगे, पारसी नाटकों दर्शकों को आशिकों मासूकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। तो कुछ आप देख रहे हैं उर्दू के शब्द हैं, ठीक है। चलिए, 84 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा आप सभी। तो क्या है, दोनों बातें बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ये रहा 85 नंबर का प्रश्न। अच्छा प्रश्न है और यह कथन से पूछा गया है। यह ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी न करें पेट ही नहीं भरता। गोदान में यह कथन किसने किससे कहा है? अब आप ध्यान दीजिएगा। जब जो है कि होरी को बहुत शोषण होता है, गोबर आता है लखनऊ से 200 रुपये कमा के, हो सकता है पूछा जाए गोबर कहाँ नौकरी करता था, तो लखनऊ में, झारखंड में यह प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न और भी पूछा गया था झारखंड पीजीटी में कि जो गोदान में पात्र है झुनिया, उसके पति कहाँ रहते थे? तो उसकी जो पहली शादी हुई रहती है वो, उसका पति दूध की डेयरी चलाता है मुंबई में। गोदान आप अच्छे से पढ़िएगा तो पता चलेंगे। उसके बाद वहाँ शादी के 3 साल बाद उसका पति वहाँ किसी बीमारी में एक्सपायर कर जाता है। तो फिर वो घर आती है, फिर गोबर उससे प्यार करके शादी कर ले जाता है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये गोदान हिंदी जगत में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये गोबर क्या करता है, प्रगतिशील युवक है, आप देखेंगे। और ये दमक के जाता है कहाँ पे? गोबर जाता है झिंगुरी के यहाँ, और झिंगुरी से कहता है, क्या कहता है, यह ऊपरी आमदनी को
चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी न करें पेट ही नहीं भरता। गोदान में यह कथन किसने किससे कहा? चलो सभी लोग 85 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे, गोबर कहता है झिंगुरी से। ठीक है, आप देखेंगे आपका 86 नंबर का प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह में संबंधित है? संग्रह से संबंधित है। और ये भी अब तो पूछा, नया ट्रेंड पूछा जा रहा है कि किस काव्य संग्रह में कितनी कविताएं संकलित हैं, ऐसे भी प्रश्न आ रहा है, तो याद रखिएगा निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। चलिए 86 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर दीजिएगा। तो यह सांध्य गीत में है। कहाँ है? सांध्य गीत में। डी ऑप्शन आपका सही हुआ। ये रहा आपका 87 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेखाचित्र का तत्व नहीं है? वर्ण विषय, चित्रोद्घाटन, अभिनेता, उद्देश्य। तो रेखा चित्र का तत्व नहीं है। 87 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा। अभिनेता नहीं है, अभिनय नहीं किया जाता रेखा चित्र का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, याद रखेंगे। ये रहा 88 नंबर का प्रश्न, आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या सही नहीं है, इसी को पकड़ना है। इसका प्रथम मंचन ओम शिवपुरी के निर्देशन में दिशांतर द्वारा कलकत्ता में हुआ, बिल्कुल सही। यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल सही। इसका प्रकाशन वर्ष 1668 है, तो यही गड़बड़ है ना। अब आपको देखेंगे, आप बताएंगे। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों की दर्शाने वाला नाटक है। तो आपको बताना है 88 नंबर के प्रश्न में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये कलकत्ता में हुआ था प्रकाशन कि दिल्ली में? बताओ, तो दिल्ली होगा ना। चलो ये सही हो गया, ए सही हो गया। और आप देखेंगे, आगे देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा सही है। चलिए बताइए सभी लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी बताना है। तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है कि नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे दिल्ली होगा तो ये सही होगा। और ये इसका प्रकाशन वर्ष यहाँ भी 1969 है, तो यहाँ पे 68 दिया है। ये भी पहला और तीसरा क्या है? सही नहीं है, बाकी चीज़ें सही हैं। ए ऑप्शन आपका सही हुआ। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देखेंगे। यहाँ पे आपका प्रश्न है 89 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गुप्तचर गोपाल राम गहमेरी का, आदर्श हिंदू राधा कृष्ण दास का, अधिकिला फूल अयोध्या सिंह हरिओत जी का, नरेंद्र मोहनी देवकी नंदन खत्री। 89 नंबर के प्रश्न में क्या होगा भाई, क्या सुमेलित नहीं है? तो आदर्श हिंदू किसका है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? नेमीचंद जैन, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल और भगवत शरण उपाध्याय। 90 नंबर के प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो विवाद उत्पन्न हो गया था भगवत शरण उपाध्याय। डी ऑप्शन आपका सही। अब आपका 10 नंबर का आता है जो है कि गद्यांश और पद्यांश। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे हम गद्यांश ले लिए हैं, और ये प्रश्न आप अपने से स्वयं से करके निकालने का प्रयास कीजिएगा। हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऐसे दिखा दे रही हूँ आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं 89 से 95, इसको एक तरफ ले लीजिए, इसके बाद इसको ले लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद प्रश्न का आप हल कीजिएगा। आप इसके बाद हल करेंगे, आप प्रश्न को निकालेंगे। और यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों गद्यांश के यहाँ पे 5 प्रश्न हो गए। अब ये 96 से 100 प्रश्न का यह गद्यांश अलग से है। सबको पता है एग्जाम में बड़े गद्यांश आते हैं, हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। ये रहा गद्यांश, अब आप निकाल लीजिएगा। ये आपके प्रश्न है, प्रश्न को निकालने का प्रयास कीजिएगा। आज के लिए ये रहे पूरे 50 प्रश्न। कितने प्रश्न? तो 50 प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो एक नंबर हमने कम्युनिटी में लगा दिया था, वहाँ से नंबर लगा के और आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा और फ़ोन नहीं कीजिएगा, और हम ये PDF आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को साझा कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।